तो सर इसके गारंटी देने के बेसिस पे इसके मित्र एक्स का काम हो गया, यही इसके लिए वैलिड कंसिडरेशन है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। सुहान, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है ये समझ आ गया? यस ठीक है, यस। चलिए। जिंदगी में हर ट्रांजैक्शन में नफा नुकसान देखने की कोशिश करेगा तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, ये आध्यात्मिक तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ आज का। कई बार कुछ चीजें फोकट में भी करनी पड़ती हैं। हम्म, चलिए आगे। यस सर आप ज्ञान बहुत ज्यादा बांटते हो, थोड़ा कम बांटो। आ जाओ नेक्स्ट। अब सर ये भी अपन ने पढ़ लिया कंटिन्यूइंग गारंटी। अब पॉइंट क्या है ये समझने की कोशिश करो। पॉइंट इतना सा है कि सर ये एक पार्टनरशिप फर्म है। अब इस कंटिन्यूइंग गारंटी को अपन पार्टनरशिप फर्म के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, समझना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ABCD 4 पार्टनर्स हैं सर, इनका ट्रांजैक्शन था किसी मिस्टर एक्स के साथ में। ओके सर। सर एक मिस्टर गारंटर है, मिस्टर जी हैं जो गारंटर हैं, जिन्होंने इनके बिहाफ पे एक्स को गारंटी दी हुई है, या फिर एक्स के बिहाफ पे फर्म को गारंटी दी हुई है कि ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा, या एक्स को फर्म के बिहाफ पे गारंटी है कि ये फर्म नहीं चुकाएगी तो मैं चुकाऊंगा। बात समझ में आ रही है? इधर वेज चाहे फर्म के बिहाफ पे एक्स को या एक्स के बिहाफ पे फर्म को गारंटी दी हुई है, sir, whenever there is a change in firm, whenever there is a change in constitution of the firm, that means ये भाई साहब बाहर चले गए, कोई नए भाई साहब अंदर आ गए ई, ठीक है, तो whenever there is a change in the firm, इनकी कंटिन्यूइंग गारंटी उस दिन से हॉल्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? जो इन्होंने इनके बिहाफ पे मिस्टर एक्स को दे रखी थी या एक्स के बिहाफ पे इनको दे रखी थी, वो उस डेट को हॉल्ट हो जाएगी। अब सर उस डेट को हॉल्ट होने का मतलब समझना कि सर मान लीजिए ये ABCD और एक्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन था, यहां पर गारंटर ने गारंटी दी हुई है मिस्टर एक्स को इनके बिहाफ पे कि ये नहीं चुकाएंगे तो मैं चुकाऊंगा आपको। ठीक है सर, कोई नया पार्टनर अंदर आ जाता है, अच्छा सॉरी, नया पार्टनर अभी नहीं अंदर है। मान लो इस कंटिन्यूइंग गारंटी में अभी तक 4 ट्रांजैक्शन हो गए, ये चारों इस कंटिन्यूइंग गारंटी से कवर होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर कवर होंगे। मान लो नया पार्टनर ई अंदर आया, सर ये यहां पर स्टॉप हो गई कंटिन्यूइंग गारंटी। बात समझ में आ रही है? वेन एवर देर इज अ चेंज इन द फर्म या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, कंटिन्यूइंग गारंटी वहां पर स्टॉप हो जाएगी। सर इसके पहले वाले ट्रांजैक्शंस के लिए अभी भी लायबल होंगे, यदि फर्म ने पैसा नहीं चुकाया तो गारंटर चुका देगा। इसके बाद के ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि देर इज अ चेंज इन द फर्म, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब है सर एग्रीमेंट के टाइम ही यहाँ पर लिख दिया था कि भाई चेंज फॉर्म में चेंजेस होते रहेंगे, तुम्हारी कंटिन्यूइंग गारंटी चलती रहेगी, तो फिर तो कंटिन्यू हो जाएगी बाद के ट्रांजैक्शंस के भी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट खत्म। अनलेस अदरवाइज एग्री तो चलती रहेगी जब तक या तो उसने 10 ट्रांजैक्शन या 10 लाख रुपए तक के लिए दिए वो पूरे नहीं होती तब तक चलती रहेगी। ठीक है, अच्छा जिस दिन कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हुई है, खत्म हुई है, सर आगे के ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोक हुई है। पिछले ट्रांजैक्शंस जो इसकी गारंटी के बिहाफ पे हो चुके हैं, उनमें यदि इस फर्म ने पैसा नहीं चुकाया तो गारंटर चुकाएगा, आज भी चुकाएगा कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक होने। सर ये 4 तो उसकी गारंटी के बेसिस पे बने हैं ना, तो उसको चुकाना पड़ेगा यदि किसी में भी डिफॉल्ट हो गया तो। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? इजी है, अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखना। तो कभी जीवन में एक गांठ बांध लो, पहली बात तो किसी के लिए भी जीवन में गारंटर मत बनना, क्योंकि गारंटर बनने पे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। कई बार मैंने ऐसा होते हुए देखा है, बंदा लोन चुका नहीं पाया बैंक का, आया तुम्हारे ऊपर, चुकाओ भैया, बर्बाद हो गए। ठीक है, कोई कितना ही प्रेम से ऊपर नीचे लेने की कोशिश करे, गारंटर मत बनना, गारंटर की जिंदगी बड़ी खराब हो जाती है। और दूसरा, ये अच्छा चलो बन भी रहे हो तो कंटिन्यूइंग गारंटर मत बन जाना, नहीं तो और जिंदगी खराब हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो एक बार इसको पढ़ वापस, दर्शित अग्रवाल, इसको पढ़ वापस। सर रिवोकेशन वाले को, हाँ revocation of continuing guarantee by change in the firm. Section 38 of Indian Partnership Act provides that a continuing guarantee given to a firm
or to the third party in respect of the transaction of a firm is, in the absence of an agreement to the contrary, revoked as to future transactions from the date of any change in the constitution of the firm. स्टॉप. You should रिवोक्ड एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन. सर गारंटी के बिहाफ पे ये 4 ट्रांजैक्शन कर लिए, उसके बाद में चेंज इन फर्म हो रहा है, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए रिवोक होती है. इसके लिए अभी भी वो चलेगी. यदि इनमें नहीं चुकाया तो गारंटर को चुकाना पड़ेगा, जो इसकी गारंटी के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं. ठीक है. फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनर अंदर आया बाहर गया, जो भी अपन ने तरीके पढ़े हैं ना, वो सब चेंज इन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ये सब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है ना. बात समझ गए? यस सर. यू शुड नोट दैट द अबव रूल इज सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी. हाँ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अदरवाइज लिख दिया तो भैया तुम गारंटर गए काम से, मर गए. आगे के भविष्य के ट्रांजेक्शन के लिए भी रहेगी तुम्हें. ठीक है जी. चलिए, अब लास्ट टॉपिक बचा है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है. एक आध बार एक्सप्लेन करने आया हुआ है. तो आज का लास्ट, देखो ये तो तुम ज्यादा अच्छे से जानते हो क्योंकि तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो. मैं तो एक प्लेन सिंपल रीडिंग लगवा के और छोड़ दूंगा इसको. ठीक है. और इसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा, तो मैं तुमको उसका क्वेश्चन बैंक दे दूंगा. कल की क्लास में कदम रखने से पहले कम से कम आधे से ज्यादा क्वेश्चन बैंक किया हुआ होना चाहिए. नहीं किया हुआ है तो घुसना मत क्लास में. ऐसा मत बोलना हाँ सर 2 सवाल देख लिए, 4 सवाल देख लिए, आप तो पढ़ाओ. ठीक है, ऐसा मत बोलना. चलिए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और खत्म करते हैं इस सेकंड चैप्टर को. पढ़ भाई, एक एक करके धीमे धीमे पढ़, तो थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे. बाकी ये है अकाउंट्स का टॉपिक. चलिए, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. partnership property, the expression property of the firm, also referred to as partnership assets, joint stock, common stock, or joint estate. It denotes all property, right, and interests to which the firm may be entitled. स्टॉप. The property of इट डिनोट्स ऑल द प्रॉपर्टी. फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि कहीं फ्लैट लिया हुआ है, कहीं पर लैंड लिया हुआ है, कोई मशीनरी ली हुई है, ऑल द राइट्स. सर कई बार फर्म के पास में कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब भी होते हैं ना. या फिर कहीं पर लीजिंग राइट्स होते हैं ना, 99 ईयर्स की लीज पे या 30 ईयर्स की लीज पे जमीन ली हुई होती है या मशीनरी ली हुई होती है. सर वैसे राइट्स एंड इंटरेस्ट, उस पार्टनरशिप फर्म के जहां जहां जो जो इंटरेस्ट हैं, वो सब भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंक्लूड होंगे. जॉइंट, सारे पार्टनर्स की जॉइंट प्रॉपर्टी है भैया वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी. पार्टनरशिप कोई अलग थोड़ी है. इसलिए एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जिसको हम पार्टनरशिप एसेट्स या जॉइंट स्टॉक या कॉमन स्टॉक या जॉइंट एस्टेट भी कई जगह बोला जाता है. सर सारी प्रॉपर्टी, सारी राइट्स, सारे इंटरेस्ट टू विच द फर्म में बी एंटाइटल, जो भी फर्म जिस पे अधिकार रखती है. द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी इंक्लूड्स. सर बाय डिफॉल्ट ये सब प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा. यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अदरवाइज लिख दिया कि सर ये इंक्लूड नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होगा. नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है. पढ़ फर्स्ट पॉइंट. all property, right, and interest which partner may have bought into the common stock as their contribution to the common business. सर जब पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म चालू करते हैं तो सब कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं या नहीं करते हैं. कैपिटल जैसे, या फिर कोई मशीन ले आता है, कोई अपनी कार डाल देता है, कोई अपने पेटेंट्स को डाल देता है. ये मेरा राइट है, ये लो, मैं पैसे नहीं है, मैं ये पेटेंट्स डाल देता हूँ. पेटेंट राइट अब से पार्टनरशिप के हुए. ठीक है. तो सर पार्टनर्स फर्म के चालू होने पे जो भी प्रॉपर्टी, राइट्स, इंटरेस्ट जो पार्टनर्स अंदर लेके आए, विच दे बॉट इन द कॉमन स्टॉक as their contribution to the common business, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में वो भी आएगा. फर्स्ट. सेकंड क्या आएगा, पढ़ भाई. All the property, rights, and interest acquired or purchased by or for the firm or for the purpose earned in the course of the business for of the firm सर and एक तो जो फर्म की शुरुआत में सारे पार्टनर्स ने डाला, वो तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा ही होगा. सर इसके अलावा जब पार्टनरशिप फर्म चलती है तो वो बिजनेस करती है, उस दौरान भी तो वो कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी, कुछ राइट्स एक्वायर करेगी, कुछ इंटरेस्ट एक्वायर करेगी. तो वो भी पार्टनरशिप में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे. जब वो चल रही है, 5 साल चल गई, जमीन खरीदी,
मशीनरी खरीदी, वो भी तो इंक्लूड होगा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में। हाँ सर। जो डाला पार्टनर ने फर्म चालू होते हुए, वो जो फर्म ने खुद ने एक्वायर किया या फर्म के लिए एक्वायर किया गया, एक्वायर्ड और परचेज्ड बाय द फर्म और फॉर द फर्म, फर्म के लिए जो एक्वायर किया गया या फर्म के द्वारा एक्वायर किया गया, ठीक है, और फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, जो भी बिजनेस के दौरान खरीदा या जो भी बिजनेस पर्पसेस के लिए खरीदा, वो सब प्रॉपर्टी राइट्स और इंटरेस्ट भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इनकी डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। एंड थर्ड, गुडविल ऑफ द बिजनेस। गुडविल ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अकेले कई बार गुडविल भी बिक जाती है, ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी में होगा। ये तीनों मिला के फर्म की प्रॉपर्टी कहलाएंगे। आगे पढ़ना भाई, लास्ट। All partners of the firm are joint owners of its property. They have a right to hold and use the firm's property exclusively for the business of the firm. सर, फर्म की प्रॉपर्टीज फर्म के सारे पार्टनर्स की जॉइंट ओनरशिप में होती है, ठीक है सर। दे हैव अ राइट टू होल्ड एंड यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म्स बिजनेस। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के ही काम लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि है ना, उठा लिया वीकेंड पे पार्टनरशिप की कार उठा ली, सैटरडे संडे टैक्सी जैसे चलाया, उससे कमाई करे और खुद ने रख ली। नहीं, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के ही काम में आनी चाहिए। यदि कोई पार्टनर पर्सनल यूज में ले रहा है तो दूसरा पार्टनर को पूरा अधिकार है उसको रोकने का, ठीक है। द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी शुड बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। ये था। मिदुष ने बीच में हाथ खड़ा किया था। मिदुष कहाँ पर है भाई? हाँ सर। तेरे को कोई डाउट था सर बेटा? वो मैं बस सर वो मैं ऐसे मतलब सोच रहा था कि ये लोग जो गारंटी करते हैं, मतलब गारंटी एक प्रकार के ऐसा इंश्योरेंस टाइप ही हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अलग, इंडेमनिटी बोलते हैं या इंश्योरेंस बोलते हैं, वो अलग होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अलग होता है। जब अपन इंडियन, हाँ दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। जब अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे ना, गारंटी वाला और इंश्योरेंस वाला, इंडेमनिटी वाला, वहाँ तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक तरीके का वही है, तू गलत नहीं है, पर फाइन लाइंस वहां पर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। हाँ ठीक है जी। चलिए तो अपन आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बैंक भेजता हूँ, उसको प्लीज करके आना क्लास में। ऐसे ही मुंह उठा के मत आ जाना कि हाँ सर कराएंगे तो सही। क्यों करके आना? तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, तुम्हारी मेंटल फैकल्टीज उन क्वेश्चन के लिए चलनी चाहिए। पहले आंसर मत देखने लग जाना, खुद सोचना कि हाँ इसके लिए सर ने ये पढ़ाया था तो इसका आंसर कुछ कुछ ऐसा जाना चाहिए। खुद सोचना, तो उसके बाद में आंसर देखना, उसके बाद में अपन क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज करके आना, क्योंकि मैं कल पहले पूछूंगा किसने कितना किया। ठीक है, मिलते हैं भाई कल।